बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट देखी थी। इस पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्लिनिकल सिनेरियोज देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे उन्होंने क्लिनिकल मेंशन किया है वो है ड्यूडेनल स्टेनोसिस का। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस कंडीशन में ड्यूडेनम का कुछ पार्ट होगा जो स्टेनोज हुआ होगा यानी कि नैरो हो जाएगा। इसमें वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट स्टेनोसिस इन्वॉल्व द हॉरिजॉन्टल थर्ड एंड और असेंडिंग फोर्थ पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम, यानी कि ज़्यादातर जो ड्यूडेनम के स्टेनोसिस होते हैं वो दो पार्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक इसका थर्ड पार्ट होता है जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और एक इसका फोर्थ पार्ट होता है जो कि असेंडिंग पार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ड्यूडेनम की जब डेवलपमेंट की थी तो हमने इसके साथ ये बोला था कि ये सी शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये जो ऊपर इसका असेंडिंग पार्ट है ये फोर्थ पार्ट है। तो ज़्यादातर जो ड्यूडेनम के स्टेनोसिस होते हैं वो या तो थर्ड पार्ट में होते हैं या फिर इसके फोर्थ पार्ट में एसोसिएटेड होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्टेनोसिस दिस स्टमक्स कंटेंट्स यूजुअली कंटेनिंग बॉइल और ऑफन वॉमिटेड। इसका ये मतलब है कि जब यहाँ पे स्टीनोसिस हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो थर्ड पार्ट है ये स्टीनोज हो गया, नैरो हो गया। तो जब भी कोई भी शख्स जिसके थर्ड पार्ट के अंदर स्टीनोसिस है वो फूड का इंटेक करेगा, तो यहाँ पे आके जो फूड होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, आगे वो पास ही नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से जितने भी पीछे कंटेंट्स होंगे, ऊपर स्टमक है ना, इस तरह से जितने भी पीछे कंटेंट्स होंगे वो सारे वॉमिटिंग के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब वॉमिटिंग के अंदर बाइल क्यों आएगा? बाइल इसलिए आएगा क्योंकि हमने पढ़ा था जब यहाँ पे ड्यूडेनम की डेवलपमेंट हो रही होती है तो साथ ही यहाँ पे पेनक्रियाज भी पड़ा होता है। और पेनक्रियाज के साथ हमने कहा था कि दो डक्ट्स एसोसिएटेड होती हैं। एक यहाँ से आती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और एक ऊपर लीवर से बन के आती है बाइल डक्ट। और ये दोनों डक्ट्स मिल के यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होती हैं। तो जब ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होती हैं तो यहाँ पे रिलीज करती हैं बाइल। बाइल हमें पता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेकंड पार्ट में बाइल रिलीज हो जाता है, लेकिन थर्ड पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो थर्ड पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब वॉमिटिंग होगी तो ये साथ में जो बाइल रिलीज हो चुकी थी सेकंड पार्ट में, ये भी वॉमिटस में अपीयर होगी। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जब ड्यूडेनल स्टेनोसिस का केस होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइलियस एमेसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। बाइलियस का मतलब कि वॉमिटिंग में बाइल आ रही है, और एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। इसके बाद उन्होंने क्लिनिकल बताया हुआ है ड्यूडेनल एट्रेजिया का। इस कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ ड्यूडेनल ल्यूमिन और ड्यूडेनल एट्रेजिया इज़ नॉट कॉमन, यानी कि ये वाली कंडीशन इतनी कॉमन नहीं है। एट्रेजिया का मतलब होता है कि बिल्कुल ही ल्यूमिन ब्लॉक हो चुका है। जो स्टीनोसिस वाली कंडीशन हमने देखी है उसमें ल्यूमिन बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रहा, सिर्फ नैरो हो रहा है। लेकिन एट्रेजिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ल्यूमिन फुली ब्लॉक हो जाता है। ड्यूरिंग अर्ली ड्यूडेनल डेवलपमेंट द ल्यूमिन इज कम्प्लीटली ऑक्लूडेड बाय एपिथेलियल सेल्स। हमने जब इसकी डेवलपमेंट पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि स्टार्ट में इसका ल्यूमिन डेवलप नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ल्यूमिन बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल ऑक्लूड होता है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो इसकी रीकैनलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमिन होता है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी डेवलपमेंटल एनॉमली की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से ये रीकैनलाइजेशन ना हो पाए तो जो इसका ल्यूमिन होता है वो इसी तरह से ब्लॉक रह जाता है, जिसकी वजह से फिर जो पेशेंट होता है वो ड्यूडेनल एट्रेजिया के साथ प्रेजेंट करता है। द ब्लॉकेज यूजुअली अकर्स एट द जंक्शन ऑफ द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट और हेप्टोपैनक्रियाटिक एम्पुला। ये वही बात है जब भी हमने की है कि जो सेकंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का उसमें दो डक्ट्स ओपन हो रही थी, एक पैनक्रियाटिक डक्ट थी और एक लीवर से आ रही थी बाइल डक्ट, और ये दोनों मिलके जिस पॉइंट पे ओपन हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। हेपेटो का मतलब कि ये लीवर से रिलेटेड है और पैनक्रियाटिक का मतलब पैनक्रियाज से रिलेटेड है। तो मोस्टली उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना वो इस पॉइंट पे होती है, डायलेटेड एरिया विद इन द मेजर ड्यूडेनल पेपिला दैट रिसीव्स द बाइल डक्ट एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। occasionally the blockage involves the horizontal third part of the duodenum। वही बात हो गई, यहाँ थर्ड पार्ट इन्वॉल्व होता है, मोस्टली इसका फोर्थ पार्ट इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैमिलीज विद फेमिलियल ड्यूडेनल एट्रेजिया सजेस्ट एन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो अभी तक नहीं पता कि ड्यूडेनल एट्रेजिया क्यों होता है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स अगर इसमें देखे जाएं तो उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न के साथ की डिजीज जो होती है फैमिलीज में ट्रांसफर होती है। इन नियोनेट्स विद ड्यूडेनल एट्रेजिया वॉमिटिंग बिगिंस अ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ। द वॉमिटस ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन्स बाइल। ये वही बात है जब भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि बाइल रिलीज हो चुकी होती है सेकंड पार्ट में, जिसकी वजह से जब वॉमिटिंग होती है तो बाइल भी उस वॉमिटस के अंदर अपीयर होती है। Often there is distension of the epigastrium, the upper central area of the abdomen, resulting from an overfilled stomach and superior part of the duodenum। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी
और पेशेंट वॉमिटिंग के साथ प्रेज़ेंट करेगा। अब फूड ऊपर से इनटेक होता जा रहा है लेकिन आगे उसे रास्ता नहीं मिल रहा पास आउट होने का। तो इसकी वज़ह से जो स्टमक होगा वो इस तरह से डिस्टेंड हो जाएगा, विड्थ में इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे फूड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। फूड आगे पास नहीं कर रहा है, यहीं पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। या इसका जो ड्यूोडेनम का ऊपर वाला पार्ट है ये भी डिस्टेंड हो जाएगा क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में फूड की एक्यूमुलेशन होती जा रही है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं the atresia may occur as an isolated birth defect, but other defects are often associated with it, such as annular pancreas. अब ये क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे जब हमने कहा था कि इस तरह से ये डुोडेनम है, ये सी शेप डुोडेनम है, यहाँ पे पेनक्रियाज हमने पढ़ा था। ये होता है पेनक्रियाज का हेड जो कि इसके इसके सेकंड पार्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। कुछ कंडीशन में जो इसका हेड होता है यहाँ से आउटग्रोथ निकलती है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली इस तरह से, और ये जो सेकंड पार्ट होता है इसको एक रिंग की फॉर्म में इस तरह से सराउंड कर लेती है। और ये जब ये सराउंड कर लेती है तो ये कंस्ट्रिक्शन इतनी टाइट होती है कि ये वाला पार्ट जो होता है सेकंड पार्ट ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है इस रिंग की कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं एनुलर पेनक्रियाज। तो कह रहे हैं वैसे तो एट्रेजिया जेनेटिक भी होता है लेकिन कुछ कंडीशन में एनुलर पेनक्रियाज की वजह से भी ड्यूडेनम का जो ल्यूमिन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ नॉन बिलियस इमेसिस डज नॉट एक्सक्लूड ड्यूडेनल एट्रेजिया एज अ डायग्नोसिस बिकॉज सम इन्फेंट्स विल हैव ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉक्सिमल टू द एम्प्यूला। अब हमने भी ये पढ़ा है कि ड्यूडेनल एट्रेजिया में या ड्यूडेनल स्टीनोसिस में मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइल रिलीज होता है वॉमिटिंग में। लेकिन अगर किसी में बाइलियस इमेसिस नहीं हो रही, किसी की वॉमिटिंग में बाइल नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ड्यूरेनल अट्रेज़िया को डायग्नोसिस में से एक्सक्लूड कर देंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह से जो ड्यूडेनम है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसकी स्टेनोसिस होती है इस पे हेप्टोपैनक्रियाटिक एम्पुला से ऊपर, ठीक है? अगर यहाँ पे इसके किसी ऊपर वाले पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो है तो ड्यूडेनल अट्रेज़िया ही, लेकिन क्या है कि बाइल के रिलीज़ होने से पहले ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो वॉमिटिंग आएगी उसमें बाइल प्रेज़ेंट नहीं होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट के साथ होती है, तो इन केसेज़ में फिर बाइल रिलीज़ हो चुकी होती है, तो वॉमिटिंग में फिर बाइल भी अपीयर होती है। Next, importantly, approximately one third of affected infants have Down syndrome, and an additional 20% are premature. Polyhydramnias are also occurs because duodenal atresia prevents normal intestinal absorption of swallowed amniotic fluid. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब ड्यूरिंग फीटल लाइफ अगर ड्यूडेनल एट्रेजिया किसी को इन्फेंट को, तो उसमें पॉलीहाइड्रोमनियाज वाली कंडीशन भी होगी। पॉलीहाइड्रोमनियाज क्यों होगा कि वही बात है कि जो इन्फेंट होता है उसने क्या करना होता है अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अमनियोटिक फ्लूइड को पहले स्वेलो करना होता है और फिर वो सारा उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सर्कुलेट होके उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी में ड्यूडेनल का स्टेनोसिस है तो वो अमनियोटिक फ्लूइड जो स्वेलो करेगा वो आगे उसकी जीआईटी में से पास ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो वापस वापस इन्फेंट के माउथ के थ्रू अमनियोटिक कैविटी के अंदर ही रिलीज होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से होती है ना अमनियोटिक कैविटी और अंदर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो इसने क्या करना होता है ये जो अमनियोटिक फ्लूइड है सारा इस अमनियोटिक कैविटी में इसको माउथ के थ्रू स्वेलो करना होता है। इसके सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से ये फ्लूइड पास करता है और फिर अल्टीमेटली मैटरनल साइड पे मैटरनल सर्कुलेशन में इसके सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी में ड्यूडेनल एट्रेजिया हो जाता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो आगे पास नहीं कर पाएगा बल्कि वापस इसी कैविटी के अंदर रिलीज होता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी और जो इन्फेंट होगा वो पॉलीहाइड्रोमनियाज के साथ प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक लास्ट लाइन लिखी है, द डायग्नोसिस ऑफ ड्यूडेनल एट्रेजिया इज सजेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बबल साइन ऑन प्लेन रेडियोग्राफ्स एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। जब अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है ऐसे बच्चों का तो इस कंडीशन में दो बबल्स अपीयर होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं डबल बबल साइन। असल में ये जो दोनों बबल्स होते हैं ये डिस्टेंशन को शो कर रहे होते हैं स्टमक की और ड्यूडेनम की। यहाँ पे देखें ये दो बबल्स अपीयर हो रहे हैं, इसको कहते हैं डबल बबल साइन। अब ये इस अपीयर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब ड्यूडेनम एट्रेजिया होता है तो हमने पढ़ा है कि जो ड्यूडेनम का ऊपर वाला पार्ट होगा और जो स्टमक होगा वो दोनों डिस्टेंड कर जाएंगे और यही जो इनके डायलेटेड पोर्शन होते हैं ये अल्ट्रासाउंड पे इस तरह से दो बबल्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं।